को आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ ठीक है, यह हमारा टाइम जोन है और यह जीएमटी से चलता है, 0 अक्षांश के इधर रहेगा तो समय प्लस में रहेगा और इधर रहेगा तो समय माइनस में रहेगा। अगर इधर समय प्लस में है तो क्या स्थिति क्या होगी भारत की, क्योंकि हमारा भारत तो इधर पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पे जब दिन होगा तो यहाँ पे रात होगा। जैसे अमेरिका में रात होता है या इन सब क्षेत्रों में जब रात्रि होती है तो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ अभी दिन है। तो कैसे, तो वह जीएमटी के अनुसार ही होता है। जो जीएमटी होता है वह यह निर्धारित करता है कि जो माइनस में जा रहा है, मतलब हम लोग प्लस में जा रहे हैं, हमारे यहाँ सूर्योदय हो रहा है, तो वहाँ ऐसी स्थिति बनेगी कि वहाँ शाम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वह माइनस में है। इधर के क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे रात होती है और यहाँ दिन होता है, ठीक है। ओके, फिर इतना समझ लिए। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आता है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वह कैसी है, उसमें हम ले लेंगे क्लाइमेट कंडीशन का। तो क्लाइमेट कंडीशन क्या है कि भारत की जलवायु परिस्थितियां, ठीक है। तो जलवायु परिस्थिति कैसे है, तो पहले भारत को हम देखेंगे तो भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और अगर मौसम की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसून है यहाँ पे, और जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे टॉपिक चलेगा, उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय इन्वायरमेंट होगा, उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पैदा होंगी। जो मुख्य रूप से पैदा होती हैं वो कैसे होती हैं, तो वह जो मुख्य रूप से चीजें पैदा होती हैं, मतलब जलवायु परिस्थितियां और मृदा, मतलब मिट्टी के अनुसार वह स्वयं उपज करती है, उसमें मानव शरीर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट कंडीशन में मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि कहाँ कहाँ से किस किस क्षेत्र से जलवायु आता है, ठीक है, मतलब मानसून आता है और उस जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। उच्च दाब या निम्न दाब क्या है उनके बारे में हमने समझा। कोई बोल रहा है क्या कुछ? अनम्यूट कौन किया है? ठीक है, तो उन जलवायु परिस्थितियों को हमने देखा था, ठीक है। अब जो जलवायु परिस्थितियां हैं उसमें मौसम आएगा, मानसून आएगा, ऋतुएं आएंगी, ठीक है, वह किस प्रकार से आएंगी, हवा जो होती है, हमारी पवनें जो होती हैं वह कहाँ के निम्न दाब से या उच्च दाब की वजह से पवनें वहाँ की हमारे यहाँ मानसून लाएंगी, इन सब बारे में हमने बात किया था। सबसे पहले मानसून आता है केरल मालाबार तट पे, सबसे अधिक यहाँ मानसीराम में वर्षा होती है, और लौटते समय मानसून की वर्षा सबसे अधिक होती है तो तमिलनाडु में। तो इन सब क्षेत्रों के बारे में बात किया था और ऋतुओं के बारे में मैंने बात किया था। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, अभी यहाँ तो ये सब चीजें समझ में है, मैं एक प्रॉपर फुल नोट्स जियोग्राफी का शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, उसमें हम बताते हैं कि क्या क्या जो चीजें हैं जो हम लोग को देखना है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बात किया था कि जलवायु परिस्थितियां, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है, इसके बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि मौसम शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, अल-मसूदी ने किया। फिर उसके बाद ऋतुओं की परिवर्तन के बारे में बात किया था, जैसे मुख्य 5-4 ऋतुएं हैं। उसके बाद मैंने बात किया था कि पारंपरिक जो ऋतुएं हैं, जिसे हम अपने हिंदू पंचांग में ज्योतिषीय वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित करते हैं, वह 6 ऋतुएं हैं। यहाँ पे पौष मास नहीं लिखा था, ये चीजें मैंने बताई थी, आप देख लीजिए। तो कैसी रहती है और परिवर्तन कैसा होता है मानसून का, ठीक है। तो ऋतुओं की वजह से और घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होती है, ठीक है। इन सब चीजों को देखा था। फिर उसके बाद आता है जलवायु। जलवायु कैसी है हमारे यहाँ, तो ऊंचाई जो होगी, जो अधिक ऊंचाई क्षेत्र होगा वहाँ कैसी होगी जलवायु, तो वहाँ पे जैसे सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इत्यादि क्षेत्रों को हम सबसे ऊंचाई क्षेत्रों में रखते हैं। और वहां पे कैसा है, तो भाई जब हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है पूरा भारत, तो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे इतनी ठंडी क्यों है, तो वही बताते हैं कि वह हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पे जो जलवायु है वह क्या होती है, ठंड जलवायु, शुष्क वर्षा होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। पहाड़ों में अधिक वर्षा होती है, लेकिन ऊंचाई क्षेत्रों में वहां पे बर्फबारी होती है। इसके बारे में मैंने आपको सामान्य परिचय बताया था। 2 शाखाओं के बारे में हमने बात किया था, अरब शाखा
और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो अरब शाखा कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले अरबी शाखा ही हमारे भारत में मानसून को लाती है, जो मालाबार तट पर पहले आती है और उसके बाद केरल शहर से होते हुए पूरे पश्चिम इलाकों में बारिश करवाती है। बंगाल की खाड़ी वाली जो इलाका है वह पूर्वी है, ठीक है। वह पूर्वी क्षेत्र में भाई बारिश करवाएगी। तो पूर्वी क्षेत्र में आगे ऊपर जाएंगे तो क्या कहते हैं कि सबसे अधिक मानसीराम में होता है बारिश। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो क्या कहते हैं कि मानसीराम में जो दो पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, गारो, खासी इत्यादि, उनकी वजह से वहाँ पे हवाएं टकरा जाती हैं एक दूसरे से और बीच में ही वर्षा अधिक करवाती है, ठीक है। इनके बारे में बात किया था। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि एक पछुआ हवा बहती है, हवाएं बहती हैं। पछुआ हवाओं की वजह से ही यहाँ पर क्या कहते हैं कि बारिश, शुष्क वर्षा या बर्फबारी होती है, ठीक है, क्योंकि वह हिमालय पर्वत से टकराती है। इनको देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्या कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा और के क्षेत्रों में जो लोग बोलते हैं कि बारिश कैसे हुई, कम हुई या जैसे, तो वह वृष्टि छाया क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में जब लौटते मानसून की हल्की बारिश हो, उन्हें कहा जाता है, जैसे तमिलनाडु इत्यादि को, ठीक है। तो वहाँ पे भी बारिश होती है और उन बारिशों के नाम मैंने बताया था कि उन बारिशों के क्या कहा जाता है और उन्हें उस वर्षा से क्या-क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। और आम्र वर्षा हमने बताया था कि आम की खेती के लिए होती है और इसे कहीं-कहीं फ्लावर वर्षा भी कहते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब पहला टॉपिक हो गया था जियोग्राफिक रीजन्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद हो गया क्लाइमेट कंडीशन। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और भारत की जलवायु परिवर्तन की नीतियाँ, ये मैं नहीं बताया था आप लोगों को। तो भारत की जो जलवायु परिवर्तित होती हो रही, ठीक है, उसकी नीतियाँ मतलब सरकार की योजनाएँ क्या है, कि वह परिवर्तन कैसे होती है। मैंने यह बताया था कि किस क्षेत्र में कौन-सा शोध संस्थान मतलब रिसर्च सेंटर है और जो पता लगाती है कि कहाँ पे कैसी बारिश होगी और कौन-सी पवनें किस तरफ गुज़र रही हैं कि आगे वर्षा करवाएँगी। हमें पहले कैसे पता चलता है कि कल बारिश होने वाली है? मौसम विभाग से। तो मौसम केंद्र के बारे में मैंने बताया था कि मौसम केंद्र बताता है कि कहाँ कब बारिश होने वाला है और मौसम केंद्र के बारे में मैंने ये भी बताया था कि मौसम केंद्र कहाँ-कहाँ पे है, जैसे देहरादून, नैनीताल, इन सब जगहों के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब उस पर राष्ट्रीय जो जलवायु है, उस पर भारत की परियोजनाएँ कितनी हैं, ठीक है? उन पर देख लेंगे। इससे 1-2 प्रश्न पूछते हैं। इसको थोड़ा ये वो नोट्स मैं आज अपलोड कर दूँगा, इसको याद भी कर लेना और इसको देख भी लो थोड़ा-सा, समझ लो नोट्स को। तो भाई ये परियोजनाएँ क्या हैं? ठीक है? परियोजनाएँ वो होती हैं जो हमारे क्षेत्र में जैसे किसी राज्य में, ठीक है? हमारे राष्ट्र के किसी राज्य में अगर ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है, तो वहाँ पे बाँध इत्यादि का निर्माण होगा, ठीक है? और फिर संशोधन होगा, संवैधानिक संशोधन होगा। उन संशोधनों से यह कहा किया जाता है कि वहाँ एक नया एक्ट पारित किया जाता है या एक राज्य स्तरीय पर जो संविधान होते हैं, उनके अनुसार वह लागू कर सकते हैं परियोजनाओं को। तो उन परियोजनाओं को लागू करते हैं कि हमारे राज्य में यह चीज़ें मतलब उत्सर्जन हो रही हैं और इन सब चीज़ों से हमारा प्रदूषण फैल रहा है या इन सब चीज़ों से बाढ़ आ रही है जल से। तो उन संकटों से निपटने के लिए परियोजनाओं का निर्माण होता है और जो भारत की सरकार करती है और उसके अनुसार जब भारत संसद से चीज़ें पारित होती हैं, तो राज्य सरकार उसको अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने राज्यों में लागू करती हैं, ठीक है? यह एक प्रणाली हुई, ठीक है? तो फिर अब राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की योजनाएँ क्या-क्या रही हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनएपीसीसी, ठीक है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जब क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है, ठीक है? तो और उसमें जब दिक्कत होती है तो उसमें परियोजनाएँ जो आती हैं वो क्या करती हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत में अभी जो शुरुआत की मैं रिसेंट की बात करूँ तो मनमोहन सिंह हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है? उन्होंने एक योजना ले आई 2008 में, ठीक है? 2008 में तो वही प्रधानमंत्री थे, ठीक है? उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक मतलब बढ़ावा देने के लिए, कैसी बढ़ावा देने के लिए? बढ़ावा देना मतलब संकट से बचना, ठीक है? और जलवायु परिवर्तन में जो चेंजेस आ रही हैं, हमारी उष्ण ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें जो परिवर्तन आ रही हैं और उसकी वजह से जो संकट आ रहे हैं हमारे राज्य या राष्ट्र में, उन पर एक राष्ट्रीय प्रणाली लेकर आएँ, ठीक है? राष्ट्रीय योजना लेकर आए। उस राष्ट्रीय योजना का नाम है एनएपीसीसी, ठीक है? ये क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज।
मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब तत्काल एक्शन लिया जाए और जलवायु परिवर्तन पे, उसके लिए लेकर आए। तो यह कब, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2008 में, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक दिया होगा कि इधर नहीं दिया है, इधर दिया है, हाँ ठीक है। एक प्रश्न है जो पूछा था पिछले वर्ष 2022-23 में पूछा था कि जलवायु परिवर्तन से हमारे यहाँ संकट कैसी आती है। मतलब प्रश्न था इस तरीके से कि कौन सी संकट आती है और उस पर कौन सी नीतियां लागू की, भारत सरकार ने कौन सी नीतियों को लागू किया, उसके बारे में पूछा था। उसको भी मैंने इसमें ऐड किया है कि कौन सी नीतियां लागू की थी। ठीक है, इतना। तो पहला क्या था? NAPCC। यह क्या करता है? नेशनल एक्शन प्लान है जो क्लाइमेट, अब क्लाइमेट चेंज पे मतलब क्या करते हैं, जलवायु परिस्थितियों के परिवर्तन में जो योजना आई है 2008 में, इसमें अब इसको, ये तो राष्ट्र की बात हो गई, लेकिन इससे हमारे राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, किस किस राज्य में लागू हुई, वह देखना होता है। तो इसमें क्या थी, फिर उसमें सतत विकास की बढ़ावा देना था। ठीक है, यह 2008 वाला हो गया यानी PCC। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन क्या था? तो राष्ट्रीय मिशन हमारा, जैसे एक दो प्रश्न पूछते हैं कि कितने मेगावाट तक, कितने साल तक यह चीजें सही हो जाएंगी या विकास के लिए लागू हो जाएंगी। तो अगर 2008 में यानी PCC लागू हुआ, तो इसका विकास का बढ़ावा देना तक कितने साल में इन विकास के बढ़ावों में सर्वश्रेष्ठ हमारा परिवर्तन, मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वह एक निर्धारित होता है कि इसके बाद उसमें क्या होगा, बदलाव होगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सौर मिशन आया। राष्ट्रीय सौर मिशन आया अभी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तत्कालीन, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा कि भाई सौर ऊर्जा लगाओ। सबके लिए फ्री नहीं कर दिया कि गांव में जो लोग बिजली लगा रहे हैं, हर जगह बिजली के लिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नवीनीकरण हो बिजली को लेकर, ऊर्जा को लेकर। ठीक है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, उसका संसाधन उपस्थित हो। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय सौर मिशन, मतलब यह सोलर सिस्टम को अपने घर पर लगाएं फ्री में। ठीक है, फ्री में मतलब वो सारी चीजें फ्री में लगेंगी। कुछ स्तर पर वह फ्री में लगती हैं और कुछ चीजें लगती हैं। जैसे कुछ चीजें क्या होता है जो प्राइवेट होकर, जैसे रिलायंस क्या करती है, सरकार से थर्ड पार्टी है, सरकार की थर्ड पार्टी कौन है? रिलायंस सौर ऊर्जा मिशन। यह थर्ड पार्टी यह क्या करती है, आप अगर एप्लीकेशन देंगे सरकार को कि मुझे सौर ऊर्जा लगवाना है, तो वह सरकार आपसे 8,000 रुपए काटेगी। ठीक है, 8,000 रुपए काटेगी मतलब ऑनलाइन, और फिर उसके बाद वह रिलायंस को दे देगी या किसी अन्य को दे देगी। जब रिलायंस वाले लगाएंगे तो आप सारी सुविधाएं किससे उठा रहे हैं? रिलायंस की उठा रहे हैं। तो रिलायंस क्या करेगी, आपसे हर साल एक भत्ता, मतलब एक इस योजना, मतलब जो लगाएगी सारी चीजें, उससे बनवाने का, उसको हमेशा मेंटेन करने का, और उसमें कोई खराबी ना हो, उसे अच्छे से आप अच्छे प्रकार से यूज कर सके, तो उससे आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, चार्जेबल होता है। लेकिन हमारी भारतीय सरकार क्या कहती है कि जो मेरा राष्ट्रीय सौर मिशन है वह फ्री है। लेकिन फ्री किस हद तक है, इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक किया गया है। ठीक है, फ्री की कोई चीज नहीं मिलती है, सरकार भी पैसा लेती है। ठीक है, तो वह पैसा, लेकिन ये अच्छी बात है कि जहां हमें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, वही सरकार मुझे 8,000 में दे रही है। बस यही अस्तर होता है। अगर डायरेक्ट आप रिलायंस से जाकर सौर ऊर्जा लगाएंगे तो आप 1,20,000 देना पड़ेगा। लेकिन अब वही सरकार के माध्यम से लगाएंगे तो आपको कितना देना पड़ रहा है? 8,000। तो सरकारी योजना सही है, इसलिए हम लोग सरकारी योजना को फ्री कहते हैं, और फ्री ही होता है। 8,000 वो मेंटेनेंस खर्च में जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर मैंने जो बोला कि नहीं यह इसमें 8,000 लग रहा है, तो ये बात बोलिएगा कि नहीं सरकार 8,000 लेती है। नहीं नहीं नहीं, वो फ्री है। फ्री है, बस वो लगता है तो उसमें मेंटेनेंस खर्च को और दूर के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से लगता है। सरकार हर जगह पहुंच नहीं पाती है, इसलिए लगता है उतना पैसा। ठीक है, यह हो गया। तो राष्ट्रीय सौर मिशन का बढ़ावा देने के लिए कि जब कब तक यह कितने मेगावाट तक लगाएगी। ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा जो होती है उसमें तो गीगावाट होता है, तो वह 1,175 गीगावाट तक 2030 तक इसका है मिशन, कि 2030 तक आने वाले समय में, अभी जो 4-5 साल बचे हैं, उस समय तक 1,70 गीगावाट तक नवीनीकरण हो जाएगा ऊर्जा का। कहाँ हो जाएगा? तो हम में। ठीक है, और इस पर बढ़ चढ़कर कार्य हो रहे हैं, हर जगह सौर ऊर्जा लग रहे हैं। कहीं कहीं गांव में देखेंगे, जो गांव के लोग होंगे वह जान रहे होंगे कि उनके ग्राम प्रधान
क्या कहते हैं, रोड पर, सड़कों पर जो क्या कहते हैं खड़ंजे होते हैं, ठीक है, ईंटे वाले, उनके आसपास देखेंगे तो एक सौर ऊर्जा का हल्का सा ऐसे पैलेट होगा, और फिर यहाँ पे लाइट लगी होगी और यह गड़ा होगा उसमें, तो वो इस सौर ऊर्जा से चार्ज होता है और लाइट जल जाती है। ठीक है, तो वहाँ के जो सदस्य इत्यादि होते हैं वो शाम को 6 बजे इसको जलाते हैं। ठीक है, तो यह सौर ऊर्जा के निर्माण की वजह से ही सारी चीजें चल रही हैं। तो यह राष्ट्रीय मिशन कब तक लागू हो जाएगा, मतलब पूरे विकास, मतलब कब तक रखा गया है, वर्ष कि इतने वर्ष तक इसका पूरा विकास हो जाएगा। तो कितने गीगावाट तक का विकास होगा, ठीक है, तो 175 गीगावाट तक का विकास होगा, नवीनीकरण होगा ऊर्जा का। तो इसे राष्ट्रीय सौर मिशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें यही प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सौर मिशन कब से लागू हुआ, ये प्रश्न नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि राष्ट्रीय सौर मिशन का एक समय निर्धारित है। क्या निर्धारित है? काल निर्धारित है। इसकी अवधि कितनी है? 2030 तक। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि राष्ट्रीय सौर मिशन का जो 175 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा समिति है, वह कितने वर्ष तक बढ़ावा देने तक के लिए है? तो 2030 तक के लिए है। ठीक, दूसरा आ गया राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह कार्बन उत्सर्जन करता है। कार्बन उत्सर्जन मतलब कि ऊर्जा की बचत करने के लिए। याद है हम लोग पहले गांव में जो लोग रहे होंगे, हम लोग एक छोटा सा गड्ढा खोद देते थे इतना बड़ा, और जो हमारी गैया जो गोबर देती थी उसको हम ले जाकर इसमें फेंकते थे ना। फिर उसको 2-3 साल बाद चेंज कर यहाँ फेंकते थे। फिर ये 2-3 साल बाद एक खाद का निर्माण होता था, कार्बन का निर्माण होता था। फिर इसको हम लोग क्या करते थे? खेतों में डाल देते थे। ठीक है, लेकिन अब इसी गोबर से सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा का दक्षता मिशन। राष्ट्रीय ऊर्जा के दक्षता मिशन में क्या आता है? गोबर इत्यादि से ऊर्जा का बचत करना, और उद्योगों में जो कम है, जो कार्बन उत्सर्जन का कम है, मतलब कमी है, उसको बनाए रखना। कार्बन उत्सर्जन से बहुत सारी चीजें ऊर्जा में दिक्कत देती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को समझ गए। दूसरा क्या हो गया? राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन। ठीक है, यह तो दक्षता। हरित भारत, जो राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, यह क्या है? तो यह वृक्षारोपण के लिए है। ठीक है, और वृक्षारोपण के लिए किस लिए है? तो 60 लाख हेक्टेयर तक, मतलब 60 लाख जो हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर मतलब समझ रहे होंगे जो आप सभी लोग, तो हेक्टेयर में यह वृक्षारोपण किया जाएगा और जंगल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वह भाई बढ़ावा किसके लिए है? तो जो गोबर इत्यादि की मात्रा है, उन सभी से हम इतने 60 लाख हेक्टेयर में पेड़ों इत्यादि के लिए क्या करेंगे? इस कार्बन को, मतलब इस जो धातु जो बनती है गोबर से, सड़ा लेने से, उसको हम इन पेड़ पौधों पे डालेंगे और लगाएंगे। इससे क्या होगा? ऊर्जा का विकास होगा। देखिए, हरित भारत का हरित जो विभाग है, वह क्या करता है कि पेड़ पौधों से भी हरा भरा रहे, ऊर्जा मतलब रहे। जैसे पेड़ पौधों से भी ऊर्जा आती है। ठीक है, चीजें समझिए। पेड़ पौधों से कैसी ऊर्जा आती है? तो वायु का वायु ऊर्जामान होगा। धूप जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारा भारत का, वो सब चीजें दिक्कतें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या इसे इसको किस मिशन में रखा गया है इन सब चीजों को? तो अगर पूछे 60 लाख हेक्टेयर वाला जो वृक्षारोपण का, ठीक है, वृक्षारोपण का मिशन के अंतर्गत आता है, तो हरित भारत मिशन के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या जो जंगल में पेड़ इत्यादि हैं वह जले ना, क्या हो, है ना? अगर हम जंगल में लगा दें, जंगल में पूरे तार फैला, तो यहाँ के इसके घन खसलन से, मतलब क्या कहते हैं, तो जो एक दूसरे में टकराते हैं और उत्सर्जन होता है। ठीक है, रगड़ते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, उसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। आप सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई। भाई वहां आग लगी कैसे? वहां कौन जाएगा माचिस जलाने? ठीक है, तो वहां बिजली से आग लगती है। ठीक है, इन्हीं की वजह से जंगल की बचाव के लिए हरित मिशन में क्या रखा गया? ऊर्जा का बचाव के लिए सौर ऊर्जा और गोबर इत्यादि के बढ़ाने को शामिल किया गया। तो यह किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय हरित हरित भारत मिशन के। अब जल के लिए क्या है? तो जल में हमारे तार फैले हुए हैं। ठीक है, आपको याद होगा रिलायंस और टाटा। ठीक है, रिलायंस जो जियो है, वह पूरे गेटवे ऑफ इंडिया से पूरा जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, जितना भी क्षेत्र है पूरा, मतलब उसने तार फैलाया समुद्री में इलाकों में। ठीक है, इसीलिए आगे चलकर जियो आया और जियो फ्री हो गया सबके लिए। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रिलायंस ने गेम खेला। रिलायंस पहले चलाता था, एक सिम था उसका, रिलायंस सिम चलाता था। ठीक है, ये समझाने के लिए बता।
सिम चलाता था, तो उसकी क्या थी, बहुत कमी थी। मतलब उसके नेटवर्क जो थे, नेटवर्क लगते थे गांव गांव में, वो बहुत कमी थी। और वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया इत्यादि पूरे भारत में फैल चुके थे, और रिलायंस की खपत कम थी। तो रिलायंस ने उस सिम को बंद कर दिया, ठीक है, मतलब उस नेटवर्क को बंद कर दिया। और जो उसके क्या कहते हैं टावर लगे थे, उसने सेल कर दिया एयरटेल और आइडिया इत्यादि को। रिलायंस ने सेल सेल कर दिया, और उसने वहां से 10 साल का क्यों लिया? क्योंकि वो जानता था कि मैं अभी इस मार्केट में उतरूंगा तो लॉस होगा, ठीक है। उसने मतलब एक शेयर मार्केट की तरह गेम खेला, और उसने जितने समुद्री इलाका हैं उन सभी जगहों पर 3G 4G 5G नेटवर्क, ठीक है, जो हम लोग वाईफाई चलाते हैं, उन सारे नेटवर्क को स्वयं ले लिया, खरीद लिया कि मैं यहाँ हर जगह लगाऊंगा। और हर जगह उसने फैला दिया अपना तार, ठीक है, और शेयर मार्केट की तरह थोड़ा दिया। और फिर आगे चलकर 10 साल बाद बूम बोल गया, क्योंकि उसके पास अब कोई एयरटेल आए, चाहे आइडिया आए, चाहे कोई भी मित्तल ग्रुप हो, बुत्तल ग्रुप है, कोई भी जब रिलायंस इंडस्ट्री के पास आया, तो उसके पास तो तार बिछा हुआ हर जगह था। अब सबको 5G चाहिए था, सबको 4G चाहिए था। उसने कहा सुनिए, अगर आपको इसमें काम करना है, ठीक है, तो आप अपने अपने मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी में मुझे शेयर इतना 10% शेयर दे दीजिए। अब उस समय तो सब लोग तंग आ गए, किसी के पास कुछ था नहीं। उसने क्या किया, जियो लॉन्च किया और सब कुछ फ्री कर दिया। 4 5 6 महीने के लिए सब कुछ फ्री कर दिया। अब जितने भी नेटवर्क थे, एयरटेल, वोडाफोन, उसने क्या कहा कि अपने टावर्स में जियो का स्थान दे दिए। मतलब कि आप भी यहाँ अपना टावर लगा सकते, मेरे टावर अपना नेटवर्क लगा सकते हैं। अब सोचिए, उसको टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको वो अपना पैसा खर्चा ही नहीं किया कि मैं टावर में पैसा खर्चा करूं, ठीक है, क्योंकि उसके क्षेत्र क्या थे, वो सारी जलीय क्षेत्र उसके थे। किसके थे? तो रिलायंस इंडस्ट्री के थे। तो इसकी शुरुआत क्यों गई कि राष्ट्रीय जल मिशन को? तो राष्ट्रीय जल मिशन को तो जल संरक्षण के लिए किया गया। तो इसमें अब 20%, अब लेकिन अब अभी के हिसाब से देखेंगे, 2025 के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें जल मिशन में इसको बढ़ावा दिया गया है। किस चीज को बढ़ावा दिया गया? कि उस सब चीजों को हम बिजली उत्पादन, जो बिजली उत्पादन होता है जल से, उन जलीय क्षेत्रों को क्या करेंगे हम, बाहरी जो मतलब सामाजिक स्तर पे जो जल आती है, जो समाज जहां जाते हैं हम लोग, समुद्र जाते हैं इत्यादि पे, उन सब जगहों को काट दिया गया, ठीक है। किस मिशन के द्वारा? तो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा, ताकि कोई आगे चलकर इन भविष्य में कोई मतलब जल में नेटवर्क, मतलब जल जल में वह शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट उत्पादन ना हो, इसकी वजह से यह राष्ट्रीय जल मिशन आया, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं कि भाई अगर इसमें तार बिछा हुआ है, आप लोगों ने जैसे प्रश्न नहीं पूछा कि अगर इसमें हुआ तो करंट क्यों नहीं मारा, बढ़ोतरी की गई है, वह एक राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। और उसमें सबसे अधिक साथ दिया है अडानी और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब आगे चलते हैं कि जो राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन है, ये हैंड रेस कौन कर रहा है, बोलो। भैया ये कह रहे कि ये आप बता रहे थे, थोड़ा सा एक बार दोबारा कर दीजिए, आवाज कर दीजिए कि ये क्यों बिछी है और इनका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, इनका मेन उद्देश्य नहीं, मैंने पहले ही बताया कि यह एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय जल मिशन का मेन मुद्दा यह है कि जल संरक्षण और जो उसके उपयोगिता है वह बची रहे, ठीक है। तो वह 20% जो जल दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है, वह इसलिए आया कि जल संरक्षण में जल में करंट उत्पन्न हो, और वहां की जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव, मतलब वन्य जीव अलग होते हैं, जलीय जीव हैं जो, उनको नुकसान न पहुंचे। तो उनको नुकसान कैसे पहुंचेगा भाई? मतलब अगर ये सब संकट आएंगे, अगर बिजली के तार बिछेंगे, तो भाई जो जलीय जंतु हैं वह तो मर जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रदूषण उत्पन्न होगा। अब प्रदूषण जब होगा तो भाई मरना तो संभव। तो वह इन्वायरमेंट में आता है। राष्ट्रीय जल मिशन किस में आता है? इन्वायरमेंट में आता है। तो यह सेक्शन किसका चल रहा है? इन्वायरमेंट में। तो आप कोई भी चीज दिमाग में ये रखकर चलिए कि यह जो चीजें इन्वायरमेंट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जलीय जंतु जो होते हैं, ठीक है, जैसे मछलियां हो गई, ठीक है, मगरमच्छ इत्यादि हो गए। अब उसमें आप करंट, आप सबको हर जगह तार बिछा देंगे, तो भाई ये जानवर तो मर जाएंगे ना।
तो उसी लिए जलीय संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन आया, ठीक है। और यह इसकी दक्षता कितनी है, बढ़ाने का लक्ष्य क्या है, तो 20%, ठीक। अब आते हैं राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन, ठीक है। हिमालय क्षेत्र आप जान रहे होंगे, वहां पे क्या कहते हैं, एक देखे हो कि आप लोग कहीं जाते होंगे ट्रेन में, टावर नहीं, उसके 4 हाथ पैर इत्यादि होते होंगे, ठीक है। और बड़ा बड़े मेगावाट के तार लगे होते हैं, ठीक है। तो वह कैसा होता है, जब आप जाते हैं तो ऐसा रहता है, यहाँ धसा, यहाँ खना रहेगा, निकलेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है, ऐसे लगे रहेंगे, और यहाँ से ऐसे तार गया रहता है, ठीक है, ऐसे तार गए रहते हैं। तो यह क्या है, तो यह क्या कहते हैं, खंभा है जो हर जगह लगा रहता है, जो लाइट पहुंचाती है एक स्थान पे, ठीक है। यह सरकार का वह है कि ऐसे तार लगा के जो बहुत ज्यादा मेगावाट के जो तार हैं वह ऊपर 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 दूसरे शहर में पहुंचता है। किसी शहर में अगर जल नहीं है और वहां पे बिजली उत्पादन नहीं हो पा रही है किसी राज्य में, तो इसी के द्वारा वहां पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय क्षेत्र में अगर हम यह खंभा गाड़ दें, ठीक है, तो बर्फ की पिघलन की वजह से तो खंभा गिर जाएगा, ठीक है। बर्फ की पिघलन की वजह से यह खंभा गिर जाएगा और कई लोग मर सकते हैं, पूरा गांव नष्ट हो सकता है, क्योंकि यह बहुत मेगावाट का यह तार है, ठीक है, बहुत मेगावाट का यह तार है। तो इसके लिए एक आईपीडीएस चालू किया गया। क्या चालू किया गया, आईपीडीएस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट, ठीक है, स्कीम, इस सरकार लेकर आई। आप देख रहे होंगे कि अब खंभा का सिस्टम खत्म हो गया, अब क्या होता है, अंदर ही अंदर तार को बिछाया जाता है। या किसके अंतर्गत बिछाया जाता है, कौन सा चीज आया, तो आईपीडीएस आया। आईपीडीएस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस, ठीक है। इसके अनुसार अब हिमालय क्षेत्र में क्या होता, बिजली पहुंची, इन्हीं की वजह से बिजली पहुंची। तो उस किसके अंतर्गत पहुंची भाई, आईपीडीएस के अंतर्गत पहुंची, ठीक है। नहीं तो वहां पर कोई इकोसिस्टम नहीं था कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि बिजली आए। कहाँ बिजली आए, हिमालय क्षेत्रों पे, पर्वतों पे। तो उससे क्या दिक्कत होती थी, उसके लिए क्या कौन सा क्या कहते हैं योजना आई, तो राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन आई। यह क्या करता था कि क्या करता है, तो हिमालय में जो ग्लेशियर और जैव विविधता की रक्षा करता है। अभी याद है करंट में फुंगसू वांगड़ू को क्या नाम था उनका, जो लेह लद्दाख में बहुत दिनों से धरना दे रहे थे। करंट में आप लोग न्यूज सुने होंगे। वह किस लिए धरना दे रहे थे, क्योंकि वहां के क्षेत्रों पे, पर्वतीय क्षेत्रों को खनन किया जा रहा था। किसके द्वारा, तो सरकार, वो तत्कालीन गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा वहां खनन किया जा रहा था। खनन कर कर वह क्या करना चाह रहे थे, तो वहां नए नई वस्तुओं, मतलब नई नई चीजों का निर्माण कर रहे थे। नवीन चीजों का जब निर्माण होता है तो ग्लेशियर पिघलता है, ठीक है, हिमालय की ग्लेशियर पिघलती है, और वहां के आसपास जो ये पर्वत श्रृंखला है, वहां के आसपास के गांव नष्ट भी हो सकते हैं, तत्काल नहीं, कुछ समय बाद नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जो वहां के फुंसू सुंगसू वांगड़ू थे, वह क्या कर रहे थे, धरने पर थे कि यह निर्माण नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ग्लेशियर पिघल रहा है। आप लोग जान रहे होंगे कि ऑलरेडी पर्वत श्रृंखला की जो पर्वत हिमालय की ग्लेशियर ऑलरेडी पिघल रही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और हर साल गर्मियां बढ़ रही है, ठीक है, डिग्री जो सेल्सियस डिग्री है वो बढ़ रही है, तो उसकी अधिकता की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, क्षेत्र बढ़ेगा, और नीचे पर्वत के नीचे रहने वाले जो छोटे मोटे 2-4 गांव है वो तो नष्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। अब आईपीडीएस को अगर यहाँ लाया जाए, इकोसिस्टम जो है वहां पे उसको लागू किया जाए और वहां पे बिजली पहुंचाई जाए, तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, क्योंकि इसमें ताप तो होगा, वो जो तार चाहे अंदर से जाए चाहे ऊपर से जाए, ठीक है, उसमें गर्म तो होगा ही, तो ग्लेशियर पिघलेगा। और वहां के जो मतलब जीवंत चीजें हैं, जितने मतलब जीव हैं, जंतु हैं, जो पहाड़ मतलब बर्फ में पाए जाते हैं, पेंगुइन इत्यादि हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं कि जो बर्फ में रहने वाले जानवर इत्यादि, वो सब तो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से वहां पे वह फुंगसू वांगडू क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं कि धरना दे रहे थे कि यह कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने
कुछ चीजों का परिवर्तन करते हुए बोला कि अगर यहाँ इस क्षेत्र में हम अगर रोड नहीं बनाएंगे, बीआरओ ने कहा कि अगर मैं भारत मतलब बीआरओ जानते होंगे कि भारतीय रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वह इंडियन आर्मी के अंतर्गत आती है, ठीक है, डिफेंस के अंदर मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर मैं क्या कहता है कि रोड नहीं बनाया और इस क्षेत्र में अगर बिजली नहीं लगाई, तो आगे अगर भविष्य में, ठीक है, ये चाइना से वार होता है, ठीक है, तो हमारे पास तो बिजली नहीं रहेगी, रात में हम तो अपने किसी भी क्या कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र को नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे सहमति हुई, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे नहीं हुई, लेकिन फुंसु वांगलू जो है वो किसी भी मुद्दे पर लागू कह रहे थे कि कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। इसलिए अभी भी देखेंगे कि वहां के रोड वैसे ही हैं, उसे बस पहाड़ों को थोड़ा सा काट के खुरदुरा टाइप का बना दिया गया है, लोग ऐसे ऐसे करके जाते हैं, इसलिए धूल मिट्टी सब कुछ उड़ता रहता है। तो वो धूल कैसी है, वो अलग है, सफेदी धूल है। वहां की मिट्टी कैसी है वो मृदा में मैं बताऊंगा, मृदा जब चलेगा मिट्टी का, भारत की मिट्टियां, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उन सब चीजों से क्या होता है कि भाई हमारा भारत पीछे आ रहा है, चाइना इस तरफ है और उसने यहाँ पर रोड बना लिया है, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय का कहना था कि अगर हम यहाँ रोड भी नहीं पूरी तरीके से बना पा रहे हैं तो हमारी ट्रक, ठीक है, और अस्त्र शस्त्र कैसे आ पाएंगे, बिजली नहीं होगा, हम हमारा जो सिग्नल है, जैसे सिग्नल रेजिमेंट है, ठीक है, और जो हमारा क्या कहते हैं एएससी है, जो हमारा इंजीनियरिंग कॉर्प्स है, एमईजी है, इन सब चीजों को तो हम यहाँ उत्पन्न ही नहीं, ला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कहीं कहीं, तो ये मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा था कि ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। तो इसलिए इकोसिस्टम को वहां लागू नहीं किया गया, लेकिन अभी लागू है किन्हीं किन क्षेत्रों पे और कार्य हो रही है, भारत सरकार में यह निलंबन में है। तो यह एक आया। पांचवा क्या है, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी मिशन। दूसरा क्या है, तो राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। अब यह क्या है, यह थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए है, समझने के लिए है। तो ये जलवायु के अनुकूल की खेती के तरीके, जैसे अगर आपका यह क्षेत्र है तो यहाँ पे आप क्या करिए कि कम ऊर्जा का मतलब कम ऊर्जा का मतलब कि कम ऊर्जा का इस्तेमाल करिए और जलवायु पर निर्भर रहिए, क्योंकि वहां मौसम विभाग ने बताया कि इस क्षेत्र में समय समय पर इन इन खेतियों के अनुसार जो इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी में यह खेती होती है और इस महीने में होती है, और इस महीने में जब इस मिट्टी को जल चाहिए तब तब भारी वर्षा हो जा रही है, ठीक है, वर्षा हो जा रही है, तब आप क्यों ऊर्जा का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन किसके अंतर्गत आता है, तो जलवायु के अनुकूल की खेती के तरीकों को हरित करने के लिए यह क्या आती है, एग्रीकल्चर मिशन आया। छठा, समझ गए। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रीय टिकाऊ आवास मिशन। जो हरित भवन है यह क्या करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया ना, पर्यावरण की दृष्टि में बता रहा हूं, तो दिमाग में पर्यावरण रखे रहिए। तो राष्ट्रीय टिकाऊ आवास मिशन क्या है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल हैबिटेटेड चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेंगे, तो हरित भवन होंगे, कम प्रदूषण वाले शहर होंगे, जैसे यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, जो भी गाड़ियां चलेंगी ये प्रदूषण मुक्त चलेंगी। जो भी जलवायु आएंगी, जल होंगी, वह पूरी हिमालयी जलवायु वायु होंगी, या वही जलवायु होंगी कि जो यहाँ पे खनन न हो, ऊर्जा का इस्तेमाल न हो, ऐसी चीजें आएंगी। खेती भी उसी प्रकार से होगी, ठीक है, वह सारे अनुकूल होंगी, और आवास भी वैसे ही बनेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग ना ये राड वगैरह घुसेड़ कर 20-30 फीट अंदर और एक बड़ा सा बिल्डिंग बना लेते हैं, वह ऐसा निर्माण वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां की मिट्टी अलग होगी। तो यह कौन सा आया, राष्ट्रीय टिकाऊ आवास मिशन। तो यह प्रदूषण मुक्त करने के लिए, शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और हरित भवनों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन आया, ठीक है, आवास मिशन। अब आठवां क्या है, यह इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आठवां क्या है, जलवायु परिवर्तन पर रणनीति ज्ञान मिशन, ठीक है। जैसे कोई भी अनुसंधान हो, ठीक है, वह भारत के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग मिशन को लागू कर सकते हैं। तो उन सब मिशन को लागू करने के लिए ग्रामीण इलाके में क्या लागू होगा, हिमालयी इलाकों में क्या लागू होगा, और जो पहाड़ वाले इलाके हैं उनमें क्या क्या लागू होगा, और शहरी क्षेत्र में क्या लागू होगा, उसके लिए यह लेकर आए क्या क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मिशन क्या है, तो क्लाइमेट चेंज मिशन से यह करता है कि भाई जहां भी आप जो चीज निर्माण कर रहे हैं वहां पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए।
आप देखे होंगे कानपुर में चमड़ा इत्यादि की फैक्ट्री है, जहां से जल में, गंगा जी में जो जाते हैं दूषित जल, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, अब कोई सीमेंट का कारखाना लगाया तो प्रदूषण हो रहा है, कोई ये गत्था का कारखाना लगाया तो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण तो होगा। कोई रुई का कारखाना लगाया तो प्रदूषण है। ठीक है, तो वह किस पर निर्भर करती है, पर्यावरण पर निर्भर करती है। और पर्यावरण कह रही है कि अगर हमारा जलवायु जो है, भारत की जलवायु जो है, अगर वह खराब हुआ तो लोग नष्ट हो जाएंगे। लोग नष्ट कैसे होंगे, तो उनके अंदर बीमारियां पैदा होंगी, नई अलग अलग चीजें, लंगड़ लूज पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य इत्यादि सभी आ जा रहे हैं। तो इसको भी बचाना है, इस जलवायु परिवर्तन को भी बचाना है। तो उसी रणनीति का ज्ञान क्लाइमेट चेंज के लिए आया 8वां जलवायु परिवर्तन पर रणनीति ज्ञान मिशन। ठीक है, ये 8 चीजें थी, मैंने बता दिया। अब अंतरराष्ट्रीय क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में अगर देखें तो हम लोग यह सोचते हैं कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत, ठीक है, हम अलग अलग राष्ट्रों से क्या करते हैं, समझौता करते हैं। क्या करते हैं, समझौता करते हैं कि श्रीमान जी हमारे यहाँ कार्बन की उत्सर्जन की जो तीव्रता है वह बढ़ रही है या कम हो रही है किसी स्तर पर। ठीक है, तो अब कहीं कहीं कार्बन की आवश्यकता जरूर होती है और कहीं कहीं एकदम नहीं होती है, लेकिन हमारा कुछ जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, वहां कार्बन की उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, चमड़ा फैक्ट्रियों ने अलग दिमाग खराब किया है। डालमिया जो फैक्ट्री है इधर क्या कहते हैं, झारखंड बिहार में जो कोयला इत्यादि की फैक्ट्री, उन्होंने अलग प्रदूषण की वाट लगा रखी है। अब जब सभी क्षेत्रों ने प्रदूषण की वाट लगा रखी है तो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन की क्षमता बढ़ रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है ना इन सब चीजों से। तो भाई इन सब चीजों से बचे कैसे। ठीक है, तो जिनके पास सबसे अच्छी व्यवस्था है, जिस राष्ट्र के पास, उसके पास क्या करते हैं, भारतीय सरकार समझौता करती है। ठीक है, तो 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ, कि कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता बढ़ रही थी उसकी कमी करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो पेरिस एग्रीमेंट में यह पूछा जा सकता है कि कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को घटाने के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ, तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ। या किस किस राष्ट्र के साथ हुआ, तो पेरिस राष्ट्र के साथ हुआ। किस सन में हुआ, तो 2015 में हुआ। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो इसमें ये चीजें हमने किया कि नॉन फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, ठीक है, नॉन फॉसिल जो फ्यूल होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि बिजली उत्पादन का जो ईंधन है वह गैर जीवाश्म, मतलब गैर जीवाश्म से, मैंने आपको बताया ना गोबर इत्यादि का। ठीक है, तो मतलब जल इत्यादि जो प्रदूषित जो चीजें हैं उनसे उत्पादित। देखो आप लोग सुने होंगे कि क्या कहते हैं, प्लास्टिक से ये बन गया, प्लास्टिक से ये बन गया। ठीक है, प्रदूषण गोबर से ये बन गया। ये जो कूड़े इत्यादि हैं उनसे भारत सरकार में यह उत्सर्जन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। बहुत लोग मंदिर में जाते होंगे, जैसे विश्वनाथ मंदिर हो गया, अयोध्या मंदिर हो गया, वहां पे फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, याद है, सभी लोग चढ़ाते हैं नॉर्मली। अब वह फूल अगर एक दिन में 1 लाख लोग जा रहे हैं तो कितना टन फूल हो जाता होगा। तो अगर उसको हम कहीं कूड़ेदान में फेंकेंगे तो वह क्या करेगा, प्रदूषण पैदा करेगा, करेगा ना। तो उन सब चीजों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उनको एक डस्टबिन में डाला गया और उनसे एक सुगंधित चीज, फूल से एक सुगंधित चीज बनाई गई। जैसे आपका हो गया अगरबत्ती, ठीक है, धूप बत्ती इत्यादि बनते हैं फूल से। ठीक है, तो उसका भी एक सरकार ने एक क्या कहते हैं समझौता किया, एक अग्रीमेंट पारित किया, मतलब योजना लाई कि आप इन इन मंदिरों के फूल आप ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बोली लगती है। आप देखते हैं ना कि क्या कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र है उसमें सरकार का मतलब अगर सरकारी नहीं है, सरकारी चीज है, तो उसके लिए एक डेटा पारित होती है और उस डेटा को खरीदने के लिए लोग बोली लगाते हैं, बॉन्ड सबमिट करते हैं और उनको मिल जाता है, तो उन फूल से वह इन सब चीजों का निर्माण करते हैं। बस इतना। उसी प्रकार से पेरिस समझौता में बिजली उत्पादन के लिए किया गया, तो 40% बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन की वजह से, मतलब ईंधन की सहायता से किया जाएगा। लक्ष्य क्या है, 40% बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से किया जाएगा और यह पूरे देश में ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, अब उसी कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको कम करने के लिए, और यह कब तक है, इसकी अवधि क्या है, 2015 से, तो 15 साल की है, 2030 तक। ठीक है, और यह कितना कम कम करने, स्तर क्या है इसका कि कितना कम करेगा,
तो हमारा 2005 का जो स्तर है वो 50% कार्बन उत्सर्जन 50% प्लस हो रहा है। तो उसको 30 से 35% कम करने के लिए यह समझौता किया गया, ठीक है, अग्रीमेंट साइन हुआ। आगे क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, यह वाहन के लिए है। किस लिए है, मेन करके यह मतलब सीडीएम के लिए होता है कि इसमें भाग लिया जा सकता है, और स्वच्छ विकास तंत्र के लिए किया जा सकता है। स्वच्छ विकास तंत्र क्या होता है, तो स्वच्छ विकास तंत्र वह होता है कि सारी चीजें स्वच्छ हों और सुरक्षित हों, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ठीक है। अभी जैसे आईएसए ने जो लागू किया, यह क्या है, इसकी कितनी उत्सर्जन हो सकती है, इन सब क्षमताओं को क्या देखें। तो हमारे पास सौर है, क्या है, सूर्य है, हवाएं हैं, जल विद्युत पे जोर देने के लिए इनसे बड़ा आप देखे होंगे गुजरात, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कुछ ऐसे क्षेत्रों में एक क्या कहते हैं, एक पवन मतलब ये है, क्या कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, जो ऐसे एक गड़ा रहता है और हवाएं चलती हैं, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, पवन इत्यादि जो हवाओं को रोकती है, ठीक है, वो लगी रहती है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है, अरे ऐसे लगी रहती हैं, उसमें 3-4 पहिया होती हैं, हवाओं से वह चलता है, ऐसे चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो पवन इन सब, चक्की कहते भी है। हाँ हाँ पवन चक्की, बहुत सही, धन्यवाद। तो जो यह पवन चक्की है, ठीक है, इन हमारे पास पवने हैं, मतलब पवन चक्की जो हम हर जगह लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि किस दिशा से हवाएं चल रही हैं, किस दिशा की तरफ जा रही हैं पवन चक्की इत्यादि से, तो वह हमारे पास है। और सौर हमारे पास, सूर्य हमारे पास, मतलब ऊर्जा हमारे पास है। तो हम करण कैसे कर सकते हैं ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, ठीक है, उसकी शुरुआत की जाए तो भारत में, तो गवर्नमेंट में साइन करके है, और पेरिस, ठीक है, कि अन्य अमेरिका, कनाडा, कनाडा के साथ चल रहा था ना, ठीक है, और भी जो राष्ट्र हैं उनसे क्या करता है, एग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रॉपर आ रहा है। आप कि पाकिस्तान ने क्या किया, चीन से ऊर्जा के मेगावाट या गीगावाट के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उत्पादन पैसा लिया, और इन क्षेत्रों में उसको लागू कर दिया कि चाइना यहाँ आकर अपनी ऊर्जा, अपने मतलब बिजली उत्पादन की जो तो यहाँ पर लागू कर सकती है। उसी प्रकार से 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत रखा गया है। क्या रखा गया है, स्रोत रखा गया है। किस लिए स्रोत रखा गया है, कि ताकि जल विद्युत समस्या जो है हर क्षेत्रों में नहीं पहुंचने के लिए, या पहुंचने के लिए जहां जंगली क्षेत्र हैं, जो जंगल गांव बना के रह रहे हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम ये पहुंचाएंगे, जीवाश्म वाले ईंधन वाले ऊर्जा को पहुंचाएंगे, तो वहां आग लग सकती है। लेकिन वही होगा, आग, गैर जीवाश्म वाली चीजें पहुंचाएंगे तो आग नहीं लगेगा ना, ये तो आप सभी जान रहे हैं। पवन ऊर्जा के माध्यम से गुजरात ऊर्जा लागू किया गया, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत लागू किया जैसे क्षेत्रों में। अब आप बोलेंगे इन क्षेत्रों में अलग अलग चीज कैसे लिखी गई है, ठीक है, कितने तक है, बिजली उत्पादन से कोई भी प्रश्न आए कि गीगावाट, मेगावाट, ठीक है, कितने साल गीगावाट या गीगावाट पूछे, तो भी आप सीधे अगर वर्ष पूछ रहा है तो 2030 मारिएगा आंख बंद करके, ठीक है। और अगर यह पूछता है कि किन किन क्षेत्रों से कौन कौन सी क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा को लिया है, तब उसमें आप देखिएगा कि लागू होने के जो स्थान है, गुजरात में पवन ऊर्जा लागू है, राजस्थान में सौर ऊर्जा लागू है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत लागू है। विद्युत हिमाचल प्रदेश में क्यों लागू है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर, वहाँ जल इत्यादि गंगोत्री जो से निकल गंगाएं हैं हिमाचल में, वो नदी श्रृंखला में बता दूंगा, अभी याद नहीं। जल विद्युत श्रृंखलाएं क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी लागू है, जल विद्युत, लागू के स्थान है, इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी
भी चीज आए, अग्रीमेंट पे पूछे, नवीकरणीय ऊर्जा पे पूछे, नीति पे पूछे कि कितना गीगावाट है, तो सन तो 2030 है, दोनों, चाहे पेरिस अग्रीमेंट हो और चाहे नवीकरणीय ऊर्जा नीति हो, दोनों का क्या कहते हैं 2030 है। और यह प्रश्न पूछा है ये 6 वाला, इन सब है क्यों ये भाई स्वच्छ ईंधन एबीएस फिक्स 6 बीएस, ये पर्यावरण से ये चीजें बता रहा था ना कि भाई आईएसए क्या करता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इंटरनेशनल सोलर करता है कि भाई जो पवन इत्यादि हैं और सौर ऊर्जा इत्यादि हैं और केंद्र है, उन सब जगहों से वहां पर बिजली प्रदान करना, कि जीवाश्म ईंधन को वहां इस्तेमाल न किया जाए ताकि वहां आग देने लगे और जीव जंतु का मतलब बच सके, उनकी मृत्यु ना हो, ठीक है, कहीं आग न लगे विद्युत की वजह से। चीज बात चल रही है पर्यावरण की, मैं विद्युत की बात कर रहा हूँ, तो भाई पर्यावरण को सब बचाने का सबसे सही क्या है, पूरा सारी चीजें सब कुछ नष्ट हो गया तब क्या करेंगे। गैस त्रासदी याद है मध्य प्रदेश का, घर को नष्ट कर दिया था, ठीक है, आसपास, तो क्या था, वायु में प्रदूषण फैला, वायु में प्रदूषण फैला, लोग मरने लगे, सांस नहीं ले पा रहे थे, आग लगी, कोई ऐसी चीज, अगर ऐसी गैसें या ऐसी चीजें उत्पन्न हुई जिससे आप सांस न ले पाए, मृत्यु को मर जाएंगे भाई। उसी प्रकार से इन सब है कि इन सब नीतियों को ला, ये सब चीजें बचे, क्योंकि इस मतलब बहुत अधिक हो गए हैं, भारत में सबसे अधिक क्या हो गए, वाहन हो गए, ठीक है। ऑड इवन पॉलिसी दिल्ली में, ऑड इवन पॉलिसी आप देखेंगे, ऑड में ये इतने से इतने वर्ष तक की गाड़ियां चलेंगी, इवन में इतने से इतने वर्ष की गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, इन सब चीजों को लागू किया गया। तो क्या होती है कि पर्यावरण के अधिनियम के तहत चल, और भारत इस समय किस स्टेज पे है, तो 2020 में लागू हुआ, 2020 में लागू हुआ स्टेज 6, ठीक है। यह वाहनों में, वाहनों जो प्रदूषण, अभी देखिए अभी एक और नया स्टेज आया है, नहीं लिखा हूं कि 2024 में एक लागू हुआ है कि जो 15 साल पुराने, इतने साल पुराने कुछ समय रखा गया है, निर्धारित रखा गया है कि इतने समाप्त कर दिया जाएंगे, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि वह वायु प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और भाई वह वायु है कैसी जो आप गाड़ियों से प्रदूषित हो रही है, पेड़ पौधे जो काट रहे हैं लोग, उससे कौन सी वायु हमारी जो प्रदूषित हो रही है पर्यावरण के क्षेत्र में, अगर आप समझे तो पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन हाउस मतलब जो पेड़ पौधों से हवाएं चलती हैं, जो शुद्ध हवाएं आती है, उनको प्रदूषित कर रही हैं, उनको प्रदूषित क्या कर रही हैं, तो जलवायु, ठीक है, वाहन, प्रदूषित शहर, ठीक है, ये सब क्या कर रही हैं, हमारे ग्रीन हाउस मतलब जो पेड़ पौधों से आ रही हवाएं हैं उनको प्रदूषित कर रही हैं, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों, दिल्ली में सबसे पहले लागू हुआ प्रदूषण मुक्त योजना, और उसकी पहली पॉलिसी थी ऑड और इवन, ठीक है, ऑड और इवन की सबसे पहले क्या था, तो यह उस समय लगभग तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे, क्या कहते हैं ये आपके, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने लागू किया था, और यह सन शायद 2000 कब था, 21 या 14, 19 हमें याद नहीं, लागू हाँ लागू 20 में किया गया था, 19 में बने थे वो, हाँ हाँ 19 में बने थे, और नहीं 20 19 से में लागू पहले भी वह किया था। मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने, हाँ ठीक है, धन्यवाद, म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि इसे ऑड और इवन पॉलिसी लागू किया, इसके बारे में प्रश्न पूछा है, सीधे यही पूछा है कि ऑड और इवन पॉलिसी कब लागू हुआ, यह पिछले साल का शायद प्रश्न है, बहुत सही याद आ गया, ठीक है, यह पिछले साल का प्रश्न है कि ऑड इवन पॉलिसी कब लागू हुआ, कहाँ पे, तो दिल्ली में लागू हुआ। और ऑड और इवन की पॉलिसी क्या है, तो इतने से इतने साल की पुरानी बाइक या कारें इस समय चलेंगी और इतने से पुरानी बाइक इतने इतने दिन पे चलेंगी, मतलब ऑड और इवन दिन पे, जैसे 12, 10, 11 ऐसे ऐसे दिन को निर्धारित किया गया था, ठीक है। और यह सबसे अच्छी योजना थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें लग रहा है समाप्त कर दिया, अभी भी चलता है लेकिन फिर भी सभी चलाते हैं,
यही है भारत का नियम, कुछ दिन तक सही चलता है। का उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करना भाई, जलवायु परिवर्तन में बहुत पर्यावरण का बहुत सारी चीजें हैं जो आप निकलती हैं, ठीक है, उन सब चीजों से बहुत दिक्कत होती है, प्रदूषित होती है बहुत सारी क्षेत्र। ठीक है, हरित भारत मिशन, ठीक है, यह क्या है, तो ग्रीन इंडिया भाई, ग्रीन इंडिया वृक्षारोपण के लिए है, वन संरक्षण के लिए है, कार्बन सिंक के लिए है। तो कार्बन सिंक को, इन सब चीजों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। वृक्षारोपण करेंगे तो पर्यावरण नहीं फैलेगा। ठीक है, वन संरक्षित करेंगे तो पर्यावरण नहीं करेगा, और कार्बन सिंक करेंगे मतलब, कार्बन सिंक मतलब बता रहा हूँ ना, कार्बन बढ़ रहा है। कौन सी कार्बन बढ़ रही है, यहाँ मैंने बताया ये चीजें। कौन सी कार्बन थी भाई, तीव्रता, कार्बन उत्सर्जन, हाँ कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो इन सब चीज को सिंक करना है। ठीक है, तो यह हरित भारत अभियान के अंतर्गत आता है। और सबसे जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब, महाराष्ट्र, ये सब इलाके सबसे आगे हैं, अग्रणी हैं भारत में। और यहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। वन संरक्षण के लिए यहाँ भी अधिनियम है। जैसे जो नामीबिया से जो चीता इत्यादि आए हैं, वो कहाँ हैं इस समय, किस उद्यान में है, तो मध्य प्रदेश के किसी उद्यान में है, वो आगे मैं बताऊं। ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रावधान से क्या लाभ है, तो हमारे पर्यावरण मुक्त होंगे। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे वन क्षेत्रों में लागू किया गया, जहाँ वनीय क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वहां पे लागू किया गया। जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान चालू किया गया था ना, इस अभियान, ये नारा याद कर लीजिएगा। यह नारा, एक पेड़ माँ के नाम का नारा जो है, यह किस अभियान के अंतर्गत आता है, तो हरित भारत के अभियान के अंतर्गत आता है। याद है हिमाचल में बहुत साल पहले चिपको आंदोलन चला था। ठीक है, चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि ताकि वहां की हरित क्रांति, मतलब ये बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा वह क्षेत्र था। वहां लोग, अगर पेड़, कोई सरकारी नियम आया था कि वहां पेड़ काटकर रोड बनाया जाए। ठीक है, और वहां के लोगों ने क्या कहा कि चिपक गए, वहां के लोग क्या कहें कि नहीं, पेड़ नहीं कटेगा। अगर आप ही ठान लें कि नहीं मैं वृक्षारोपण करूंगा और मेरे पेड़ को सरकार भी नहीं काट सकती है, तो नहीं काटेगी, आंदोलन जारी कर दीजिए, चिपक जाइए, आप काटिए, पेड़ के साथ मुझे भी काटेंगे, पेड़ में भी जीव है। वहां के लोग कहते थे कि भाई पेड़ में भी जीव है, अगर आप पेड़ काटेंगे तो मुझे भी मृत्यु को, मतलब मुझे भी मार दीजिए। जैसे राजस्थान में याद है वो, जो अभी सलमान खान को मारने के लिए बहुत प्रेरित है कि भाई मैं मार डालूंगा, हिरण को लेकर। तो ऐसे भारत के कई क्षेत्र हैं जहां लोगों ने आंदोलन जारी रखा कि भाई यह हमारे बच्चे हैं, यह हमारे जीव हैं, जंतु हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, यह हमारे से ही, हम ही से हैं, मतलब इनसे हम हैं, और हमसे यह नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना हमारा यहाँ रहने का पृथ्वी में। तो चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। ठीक है, कोई मैसेज किया, लॉरेंस बिश्नोई, अरे अमन जी राजस्थान से हो क्या भाई ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा, और चिपको आंदोलन जरूर देख लीजिएगा, मैं उसके बारे में मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो एक पेड़ माँ के नाम का अभियान कब जारी हुआ, तो हरित भारत में से जारी हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य और कार्य योजना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य और कार्य योजना। तो देखिए जलवायु परिवर्तन कैसे होती है, पर्यावरण देखिए प्रदूषित होगा तो जलवायु परिवर्तित होगा, उसमें दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो उन सब दिक्कतों से निपटने के लिए यह एक प्रावधान आया कि इसमें इसे संरक्षण में इसे दिया जाए, मतलब संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो इसके अभी तो सभी राज्यों में इसकी स्थानीय जरूरतें हैं, यह SAPCC है। ठीक है, स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और हर राज्य में अभी सबसे पहले इसमें हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, फिर हिमालय संरक्षण पर ध्यान दिया गया, फिर राजस्थान सौर ऊर्जा पर लागू। राजस्थान से देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना सौर ऊर्जा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जल विद्युत के लिए, तो यह प्रदेश सबसे ज्यादा संरक्षित है, यह SAPCC के अनुसार। ठीक है, योजना के अनुसार। अब जलवायु परिवर्तन की नीतियों का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, प्रभाव क्या, तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो भारत में है, दुनिया में तीसरे नंबर पे है, ताकि कार्बन उत्सर्जन की कमी हो, और ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा से किसकी कमी होनी चाहिए, कार्बन उत्सर्जन की कमी होनी चाहिए। ठीक है, और ये किस पर, ये चुनौतियां क्या है, तो
कोयले पर निर्भरता, लागत और जागरूकता की कमी की होने से। कोयला जानते हैं ना कितना प्रदूषित, मतलब प्रदूषण देता है, कोयला बहुत प्रदूषित करता है। इसलिए देखेंगे कहीं कहीं शहर में जो कोयला से चाय इत्यादि बनाते थे उनको खत्म कर दिया गया कि मत बनाइए, उन दुकानों को बंद कर दिया गया, उनको अब टिकट वो नहीं दिया जाता है व्यापार मंडल द्वारा कि आप प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कि आप चाय का दुकान खोलें। ठीक है, तो कोयला की जो चीजें हैं अन्य जगहों पे लागू हैं कि वहां यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो कोयला ही चलता है, ठीक है, वो शहर का जो कार्बन उत्सर्जन होगा वह अधिक होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखेंगे। लंका का भी बंद कर दिया, हाँ भाई बंद कर दिया है, लेकिन तब भी लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख लीजिए। एग्जाम टिप्स मैंने इसमें इस बार लिख दिया है नोट्स में, देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम टिप्स ये रहेंगे कि NAPCC के 8 मिशन जो मैंने बताया, ये इन सब मिशन को देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने बताया स्थान नीतियां कहाँ लागू हो रही हैं, जैसे हिमालय, दिल्ली या गुजरात, उन नीतियों को याद कर लेंगे। हरित भारत, स्वच्छ भारत या सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे नारे जो हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्या तो जलवायु परिस्थितियों का जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, मतलब क्लाइमेट चेंज पे क्या क्या है। तो हाँ बोलिए, कौन भैया बोलना इसको, चाह रहे हैं? हाँ हाँ ये कह रहे थे, ये जो पिछला नोट था उसमें वो गुदमुचियां हो गई, वो आप काट देंगे क्या? मतलब वो जो रेड रेड लाइन चली ना, वो नोट्स बनाने के लिए फिर लिखेंगे तो वो लिख नहीं पाते ये। नहीं नहीं नहीं, ये नोट्स प्रॉपर अपलोड होंगे। आप स्टडी मटेरियल के जियोग्राफी सेक्शन में जाएंगे तो सारे नोट्स प्रॉपर ऐसे अपलोडेड हैं जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा म्यूट अच्छा, करिए ठीक पहले। ठीक भैया। हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी सेव हो जाता है, उसको मैं आज डिलीट करवा देता हूँ, लेकिन विदाउट पेन चले हुए भी नोट्स उसमें अपडेट हो जाते हैं पर डे के। उसको आप लोग ध्यान से देखिए जियोग्राफिक सेक्शन में जाके। तो हम लोग बात कर रहे थे जलवायु परिस्थितियां और पर्यावरण। ठीक है, तो अब आप लोग को जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत मैंने डाला, किस लिए डाला, इतना चीजें किस लिए समझाया, ताकि आप पर्यावरण को बस थोड़ा सा भी बताऊं आप लोग समझ जाएं। जो टॉपिक चल रहा था जलवायु परिस्थितियों का नीतियों के बारे में चल रहा था ना, ये देखिए टॉपिक क्या था, क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज इन इंडिया। जलवायु परिवर्तन जो हो रही है उसमें दिक्कत क्या आ रही है उसको भी मैंने समझाया। ठीक है, लेकिन अभी पर्यावरण का सेक्शन शुरू हो रहा है अब। ठीक है, लेकिन मैंने जलवायु परिस्थितियां, क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं और इन्वायरमेंट है, वह जलवायु परिस्थितियां और भारत के पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अब चीजें आप कनेक्ट करिएगा। जो ऊपर का हमारा सिलेबस है वो नीचे से कनेक्टेड है। ठीक है, पढ़ते समय हमें नीचे से ऊपर तक कनेक्ट करना है एक दूसरे को कि कैसे चल रही है। ठीक, तो भारत का पर्यावरण आपको अब समझ में आ जाएगा कि यह भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जलवायु पर निर्भर करती है। तो जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। प्रमुख ऋतुएं हैं, समझ में आ गया। अब इसमें हमें ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। अब इसकी प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो जल संसाधन की सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नदियां। खनिज उत्पादन कैसे होती है, जैसे खनिज से भी प्रश्न पूछते हैं, कोयला, लौह लौह और बॉक्साइट इत्यादि, सोना चांदी इत्यादि, वह कैसे होता है भाई, अभ्रक इत्यादि कैसे पैदा होती है, तो हमारे खनिज उत्पादन पर निर्भर करती है। ठीक है, विश्व की जो समुद्र जैव विविधता है, जैसे समुद्री इलाके जो हैं, यहाँ पे जो दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान में, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे पर्यावरण में, ताकि वह प्रदूषित न हो, वह बीमार न पड़े। ठीक है, अब इनकी समस्याएं क्या है पर्यावरण की, तो सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की। ठीक है, तो प्रदूषण में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले वाहन आता है। औद्योगिक, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों से यह क्या करती है, वायु प्रदूषित होती है। अब जल क्या है, तो जल मैंने आपको बताया था कि जल प्रदूषित कैसे होती है, तो नदियों में कचरा जाना, रासायनिक अपशिष्ट जाना। रासायनिक अपशिष्ट क्या हो गया भाई, तो रासायनिक अपशिष्ट हुआ हो गया कि जैसे चमड़ा फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसके मल इत्यादि हैं, जो खून इत्यादि है, वो क्या कहाँ जा रहे हैं, भूमि में थोड़ी गाड़ दे रहे हैं आप लोग, गंगा जी में है तो जा रहा है, तो यह जल प्रदूषण हो गया।
ठीक है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण है शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक और मशीनरी, लाउड स्पीकर। ठीक है, सभी हिंदू है ना इसमें? वालेकुम सलाम नहीं ना है, वो तो दूसरे बैच में है। ठीक है, सभी हिंदू है ना इसमें? देखें भाई, हाँ सभी। वायु लाउड स्पीकर, जैसे वो लाउड स्पीकर ये मुसलमान इत्यादि लगवाते हैं, पौ पौ रोज अल्लाह अकबर करते हैं, उससे भी तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उससे भी क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इनको भी बंद करवाओ। सब लोग एक दिन तीर धनुष लेकर निकलो और सब काट कूट दो कि यार वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, लाउड स्पीकर से भी होता है। और मृदा प्रदूषण जो है ये क्षेत्र, ठीक है, मृदा प्रदूषण यह सबसे अधिक है। मृदा प्रदूषण क्या है? सबसे अधिक कीटनाशकों की कमी की वजह से, रासायनिक खादों की कमी की वजह से क्या होती है? मृदा प्रदूषण होती है। मतलब हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और मिट्टी जब खराब होती है तो फसल अच्छे नहीं होते हैं, और जब फसल अच्छे नहीं होते हैं तो लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रदूषित चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूसरा, वनों की कटाई। शहरी इलाकों में वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई की वजह से ये चीजें हो रही हैं। जल संकट, तो कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है। भूजल स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, तो गंगा जमुना जैसी नदी में प्रदूषित हो रही है, तो ये भी दिक्कत आ रही है। जलवायु परिवर्तन कैसे हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मौसम परिवर्तन की वजह से। तो मैंने बताया था हिमालय जैसे क्षेत्रों में क्या होती है? ग्लेशियर पिघल रही है। ऊपर लेह लद्दाख में ग्लेशियर पिघल रही है। तो भाई कैसे पिघल रही? इन्हीं प्रदूषित क्षेत्रों पे, जो मैंने आगे चीजें बताई, पीछे चीजें मैंने जो बताई। अब इनके उपाय क्या हैं? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम आए, कानून आए, ठीक है, लागू किए गए कई बार। प्रदूषण रोकने के लिए 1986 में आया। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, वनों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अधिनियम आया 1974 में। 1972 में भी आया था। ठीक है, यही अधिनियम। ठीक है। तो जल स्रोतों की शुद्धता रखने के लिए यह नियम आया कि आप जो कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री है, जो भी चीजें हैं, जो भी मल इत्यादि निकल रहे हैं, उनका आप एक डस्टबिन बनाएंगे, मतलब एक चीज बनाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिर वो गंगा जी में छोड़ेंगे। वह मशीन भी आप लगाएंगे। जो कंपनी ये चीज चला रही है, मलमूत्र गंगा जी में फेंक रही है, वही मशीन सरकार ने कहा आप स्वयं लगाएंगे और रिफाइन करके जल को गंगा जी में फेंकेंगे। ठीक है। दूसरा क्या हो गया पर्यावरण संरक्षण के उपाय? तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण। वन महोत्सव, ग्रीन इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, इन चीजों को भी देख लीजिएगा कि ग्रीन इंडिया मिशन क्या होता है, जलवायु संरक्षण क्या होता है। ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, मैंने आपको बताया था ना, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? वो एक लोग भाई ने बताया था, क्या पवन ऊर्जा क्या कहते हैं उसे? पवन चक्की, सौर ऊर्जा इत्यादि कहाँ कहाँ कब लागू हुआ। तो इन सब चीजों से भी, नवीकरणीय ऊर्जा से भी वायु पर्यावरण को बचाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। पेरिस समझौता 2015 से 2030 तक है, यह भी मैंने बताया, क्योंकि 2005 से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। कहाँ पे? भारत में। तो उसको सुरक्षा करना है। ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अभी चल रहा है, वो मोदी जी के द्वारा 2014 में लागू किया गया। उसमें भारत सरकार ने स्वच्छता और कचरा प्रावधान को लेकर कई पहल चालू की, जैसे नमामि गंगा योजना। ठीक है, जिसे गंगा को साफ करना। आने वाले भविष्य के लिए मैंने एक कोटेशन डाला है आपको, पर्यावरण की रक्षा आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षा। ये मेरा कोटेशन है, न कि किसी अन्य जगह का। ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा अपने आप पर भी लागू करिए। लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण के लिए, अभी तक तो हम जलवायु संरक्षण के लिए पढ़ रहे थे, अब पर्यावरण जो एकदम प्रॉपर पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, वह कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मध्य प्रदेश में एक गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है। अगर जो ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जैसे गैस के लिए हैं, ठीक है, वह वह भाई क्या प्रदूषित कर रही हैं भाई। अगर वह कारखाना फट गया ना, सीमेंट फैक्ट्री है कहाँ? डालमिया में अगर वह सीमेंट फैक्ट्री में कोई भी एक छोटा सा विस्फोट हो गया ना, तो डालमिया। मार्वल की एक मूवी है कैप्टन अमेरिका, उसमें
शहर रहता है उस शहर की पूरी मिट्टी ऊपर चली जाती है और फिर वो नष्ट हो जाती है, वो गैसों की वजह से उसे नष्ट कर देते हैं, तो उसमें कई लोग चले जाते हैं। तो भाई कुछ फैक्ट्रियां ऐसे होती हैं, अगर वहां पे अगर ब्लास्ट हुआ ना तो पूरा शहर नष्ट कर देगा। तो इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, ये विस्फोट हुआ था 83, कब हुआ था यार याद नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश का कौन है इसमें? मध्य प्रदेश का कोई लड़का है इसमें? 1984। जो वहां पे गैस त्रासदी हुआ था, कौन बोल रहा है भाई? म्यूट करो। अरे यहाँ लिखा तो हूँ गैस त्रासदी 1984 यार, बिना देखे मैं पढ़ाता हूँ तो अजीब हो जाता। तो इसके बाद जो गैस पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 आया। आपको याद होगा, कहते हैं कि गैस त्रासदी में इतने मनुष्य मरे, मतलब इतने इंसान मर गए। आपको याद है उस गैस त्रासदी में कितने गाय मर गई, कितने कितने बंदर मर गए, कितने जो वहां के मतलब जो जंगल थे वहां के कितने जीव जंतु मर गए। बात नहीं करता। जितनी सीरीज आई हैं, जितने उस पर डिस्कवरीज दी गई, उन सब लोग यही बात करते हैं कि इतने इंसान मर गए। डिस्कवरीज इंडिया पे देखिएगा कि आपको एक मतलब दिखाता है, वो डिस्कवरी दिखाता है हाँ कितने क्या हुआ था त्रासदी। केवल एक गैस त्रासदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सब चीजों पे वो रियलिस्टिक चीजें बताता बना ना, आपको बताएगा कि कितने जानवर मरे, ठीक है, कितने जीव जंतु मरे, जंगल के कितने जानवर मर गए, घोड़े गधे कैसे मरे, बहुत भयावह स्थिति थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को के लिए एक अधिनियम आया 1986 में, जिसे कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसका सबसे बड़ा मतलब व्यापक पर्यावरणीय कानून है, यह भारत का सबसे व्यापक पर्यावरणीय कानून है। सब है किन चीजों पे लागू करता है, उदाहरण के रूप में तो भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, और इन्हीं सब पे नियंत्रण करना है। और इन है कि जल, मिट्टी, ठीक है, और संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन, उनको संरक्षण करने के लिए, ठीक है। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। वाटर रिसोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, ये पॉल्यूशन एक्ट में ये बहुत ही अच्छा आया था। क्यों आया था भाई? क्योंकि जो नदियों में आप जो, आपको तो ध्यान नहीं आ रहा है, अब बहाए चले जा रहे हैं, रहा है गंगा जल, अब वह नीचे मिट्टी में बैठ रहा है, मृदा में बैठ रहा है। अब जो आगे चलकर जलीय क्षेत्र मतलब नदियों के किनारे वाले राज्य हैं, वो अपनी जल कल विभाग से नल लगवाता है, जो कल जल भी प्रभावित हो रहा है ना, प्रदूषित हो रहा है। आप लोग कभी देखेंगे गांव में जो 6 इंच वाला कल होता है, उसको चलाइए तो उनको रोकने के लिए जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कुछ आप बोलना चाह रहे हैं भैया? जी हाँ। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नंबर 2 फिर से बताइएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। अच्छा जी, म्यूट करिए। मैंने बताया कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। और यह किसके लिए आया? तो जैसे गंगा जल इत्यादि हैं, जो नदियां हैं वह प्रवाहित हो रही हैं, मतलब बना, और वह प्रदूषित जल जो है इसमें भेजा, तो यह भी प्रभावित हुई, प्रदूषण फैला। अब यह प्रवाह जहां जाएंगी सारी जगह क्या हो जाएंगी? दूषित हो जाएंगी। तो इनको निवारण के लिए, नदियों और झीलों को सुरक्षित रखने के लिए, जल को सुरक्षित रखने, स्वच्छ रखने के एक्ट लागू हुआ, अधिनियम आया जो 1974 में आया, जल अधिनियम जिसे कहते हैं। बाद वायु अधिनियम, वायु अधिनियम आया
1984 में गैस त्रासदी हो गया, तो फिर उसके अधिनियम, ठीक है, नियम 1974 में, ठीक है, जब जल प्रदूषित होने लगे 1974 में वायु प्रदूषण के लिए की सुरक्षा रखो, जंगलों को सुरक्षित रखो, नहीं तो यह वायु भी प्रदूषित होने लगेगा तो लोग मरने लगेंगे। सीपीसीबी, एसपीसीबी, इन सब चीजें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, व्यापारों को रोका जा सके। त्रासदी हो गया, गैस त्रासदी हो गया, पूरा वायु प्रदूषित हो गया, तो फिर अधिनियम आया पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण क्या करता है, पूरे शहर को संरक्षित किया जाता है, ठीक हुआ। जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उसमें आग लगने लगी, ठीक है, आग लगने लगी, और फिर पेड़ों को काटने लगे लोग, ठीक है, क्या करने लगे लोग, पेड़ों को काटने लगे। अब हमारे जो जंगल थे, जहां से शुद्ध हवाएं आती थी, सारी चीजें प्राकृतिक थी, उनको भी अब लोग नष्ट करने लगे। अब जंगलों को काट कर वहां के जानवरों को मार के वहां पे क्या कर रहे थे, फैक्ट्रियां बना रहे थे, कारखाना बना रहे थे। अब इसके लिए भाई अधिनियम आया, तो इसके लिए 1981 में आया कि ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेड़ पौधों की अवैध कटाई को बंद करने के लिए आया। पुष्पा मूवी देखे होंगे, चंदन की लकड़ी अगर ऐसे ही सब काट काट के पूरे विदेश में बेच दें तो हमारे यहाँ चंदन, ठीक है। तो इन सब संरक्षित, मतलब बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं हुए, या जो हमारे मसाले होते हैं, मसाले के पेड़ पौधे हुए, उन सबको अगर काट के लोग अवैध रूप से बेचने लगेंगे तो भाई हमारे यहाँ हमारी रिसोर्सेज क्या रहेंगे, प्राकृतिक रिसोर्सेज नहीं बचेंगी। तो उन सब के लिए एक वन की कटाई रुकी तो लोग जाकर हिरण मारने लगे, ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण भी आया। यह कब आया, तो 1972 में आया। तो यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमें पढ़ना था, लेकिन इसमें मैं डाल दिया क्योंकि चीजें हैं, ठीक है, क्या कि क्षेत्रों को जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित रखना, मतलब उन बाघ इत्यादि, जो गैंडा इत्यादि हैं, प्रोजेक्ट टाइगर इत्यादि 72 के अंतर्गत आते हैं। जो लोग जाते थे पहले, राजा महाराजा गए, जो अपने आप को राजस्थान मध्य प्रदेश के राजा समझते थे, वो लोग गए बंदूक लेकर, मार के चले आए जंगल में, हिरण को मारे, शेर को मार दिए। अरे भाई ऐसे मारेंगे तो हमारे जीव जंतु जो हैं तो फिर बचेंगे ही नहीं, हम दिखाएंगे क्या कि हमारे भारत में है क्या, द्वारा हम सुरक्षित क्या रखेंगे कि हमारी प्राकृतिक विरासत क्या है। तो ये सब प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट आते हैं। अगर पूछे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, ये सब कब में लागू हुआ, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट के द्वारा, ठीक है। 2016 याद है, 2016 सबको याद होगा। 2014 में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं वो बने 2014 में, उन्होंने सबसे पहली चीजें देखी कि भाई ये है, ये चीजें चल रही हैं, या प्लास्टिक बंद करवाने का सबसे पहले से चल रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, प्लास्टिक बंद होना चाहिए, ठीक है। तो यह सरकार ने लागू किया। प्लास्टिक का जो वेस्टेज होता है उससे उसको कुछ किया जाए, उस पर कुछ और चीजें बनाई जाए, तो यह बंद। यह किस लिए आया था, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए आया था। मतलब प्लास्टिक जो होते हैं वो समुद्र इलाके या जलीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो नष्ट नहीं होते, प्लास्टिक कभी गलता नहीं है जल से। मतलब जलीय जीव होते हैं, जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक प्रबंधन नियम चीजें होगा, ठीक है, ठीक है। इसका म्युनिसिपल बॉडीज भी होंगी, कई बॉडीज भी होंगे, ऐसी ऐसी चीजें। सिंगल यूज इसका ये सरकार प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, नष्ट नहीं होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जैव विविधता अधिनियम, लॉजिकल एक्ट 2002, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए नेशनल अथॉरिटी एन करती है, एनबीए क्या काम करती है, जितने भी जैव चीजें हैं ये सब में आ जाती हैं, चाहे वन्य जीव हो, चाहे जलीय जीव हो, जो हो, ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है एनबीए,
नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, यह उपयोग का बढ़ावा देता है, ठीक है, सभी जैव विविधताओं को संरक्षित करता है, और यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो इसको पढ़, और भी चीजें तो याद, सभी चीजें याद करना है, लेकिन ये इससे प्रश्न पूछ सकता है बीए। अब पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ योजनाएं क्या हैं? तो 2010 में आया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय के मनमोहन सिंह ना, 2000 कौन था, वही थे, तो उन्होंने लाया एनजीटी, एक अधिनियम पास हुआ संसद द्वारा, ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इससे तुरंत तत्कालीन निवारण के लिए। फिर उसके बाद 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जारी किया, इससे हर जगह पे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए नीला कचरा क्या होता है और गीला कचरा क्या होता है, उसके लिए डस्टबिन लगवाएं, ठीक है, ने तो वह स्वच्छ के अंतर्गत आता है जो 2014 में हुआ, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी थे, और ये जल स्रोत की सफाई, कुछ कूड़ा कचरा के लिए ये स्वच्छ भारत अभियान आया था। जल जीवन कब आया? तो 2019 लागू किया। यह योजना ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में कब फैला? तो 2014 के फैल गया है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत। भूजल मतलब जो कल लगाते हैं और हम लोग ऐसे चलाते हैं, वह प्रदूषित न हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जल जीवन मिशन आया था। मैंने बताया नेशनल वायु परिवर्तन के अंतर्गत ये चीजें शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छता, राष्ट्रीय जल, राष्ट्रीय हरित, ठीक है, ये आगे जो रहा था 2015 वाला, पहले मैंने एनएपीसीसी बताया था, ठीक है। अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर बनवाना क्या है? ठीक है, ये भी तत्कालीन जो प्रधान वही ला काम नहीं, दिन का ले रहे, 300 ले, 500 ले, 800 ले, लेकिन उनसे तालाब का निर्माण करवाइए। देख मोदी जी यहाँ जो वाराणसी के सांसद हैं, उन्होंने वाराणसी के जो 2 गांव को लिया है, क्या कहते हैं, गोद लिया है, के लिए देश में अमृत सरोवर का निर्माण करने के अमृत सरोवर में करा, ठीक है। अब हैं जो पूछ, और यह स्लोगन किसके है? पर्यावरण के लिए है। धरती है जब अच्छा होगी, यह पर्यावरण में है। यह पेड़ बचाओ, यह पर्यावरण के लिए है। जल है तो फल है, यह पर्यावरण के लिए है। स्वच्छ जल खुशहाल जीवन का हल, ये सब याद कर लीजिएगा, पूछता है एक दो, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के विचार कि वह पर्यावरण को लेकर क्या विचार रखते थे, ठीक है। और यह जो है हमारा कर्तव्य है प्रकृति को बचाना, पर्यावरण कहीं होगा, कहाँ है ये, ठीक है। अब वनस्पति हम कल पढ़ेंगे, 8:30 बज गया। वनस्पति वेजिटेशन, ठीक है, ठीक है। अब सब चीजों को प्रदूषण कैसे सबको बचाना है, तो इन सबको बचाएंगे तो क्या है, जो प्राकृतिक चीजें हैं वह सदाबहार बने, यहाँ पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय, इससे प्रश्न पूछे हैं। पर्वत, इन सब के, ठीक है, हाँ, कल इन सब ध्यान में रखते हुए तैयार रहिए, और इसको है क्योंकि वह समाप्त क्लाइमेट कंडीशन हम लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ लिया,
ठीक है। लेकिन टेस्ट जो होगा इन्वायरमेंट और क्या कहते हैं वेजिटेशन और क्लाइमेट का निर्धारित है, जो ये 50 प्रश्न है। चीजों को के बाद ही टेस्ट देना है आप सभी को, ठीक है प्रभु। टेस्ट अपलोडेड है, सभी को राम राम, हर हर महादेव। चलता हूँ। अंकित भी है।